Jain friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study launch vehicle. Now start the lecture and understand what is launch vehicle. See, the vehicle which is used to place an artificial satellite in fixed orbit, or the vehicle which is used to launch space missions into space is known as launch vehicle, and this is the इमेज ऑफ लॉन्च व्हीकल। और इस लॉन्च व्हीकल में यहाँ पर क्या रखा जाता है, सैटेलाइट रखा जाता है, और फिर यह लॉन्च व्हीकल अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस करते हुए स्पेस में इस सैटेलाइट को किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर देता है, लॉन्च कर देता है। अब जो लॉन्च व्हीकल है यह एक स्पेशल व्हीकल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर whenever we throw an object into space, तो अगर हमने जैसे इस ऑब्जेक्ट को स्पेस में थ्रो किया तो यह कुछ समय पश्चात बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। अर्थात हमें इस ऑब्जेक्ट को इतनी अधिक वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ेगा कि यह अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, और इसके लिए कंडीशन ये है कि इस ऑब्जेक्ट को हमको एस्केप वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी पर क्या करना पड़ेगा, जो है थ्रो करना पड़ेगा या लॉन्च करना पड़ेगा। विच मीन्स दैट एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अधिक वेलोसिटी से यदि किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो वह अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगा और स्पेस में क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। राइट? तो ये जो लॉन्च व्हीकल होता है, लॉन्च व्हीकल एक ऐसा स्पेशल व्हीकल होता है जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से मोर वेलोसिटी से किसी सैटेलाइट को क्या करता है, लॉन्च करता है, और यह ग्रेविटी को क्रॉस करते हुए स्पेस में किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में सैटेलाइट को या स्पेस मिशन को लॉन्च कर देता है। राइट? क्योंकि यह स्पेस में किसी सैटेलाइट को लॉन्च करता है, इसीलिए इसमें जेट इंजन को प्रयोग नहीं किया जाता है। एंड इंस्टीड ऑफ जेट इंजन इंटरनल कंबशन रॉकेट इंजन इज यूज्ड इन लॉन्च व्हीकल। राइट? और इंटरनल कंबशन रॉकेट इंजन वह रॉकेट इंजन होता है जिसमें फ्यूल के साथ में ऑक्सीडाइजर का यूज किया जाता है। विच मीन्स दैट रॉकेट इंजन डज नॉट यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और इस इंटरनल कंबशन रॉकेट इंजन में ही ऑक्सीडाइजर चेंबर में ऑक्सीडाइजर होता है, और ऑक्सीडाइजर के प्रेजेंस में ही फ्यूल का क्या होता है, कंबूशन होता है, जिससे क्या होती हैं, गैसेस रिलीज होती हैं। और जब ये गैसेस क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, तो ये गैसेस अर्थ को क्या करती हैं, पुश करती हैं। और यहीं पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितनी वेलोसिटी से या जितने फोर्स से ये जो गैसेस होती हैं ये अर्थ को क्या करती हैं, पुश करती हैं, उतनी ही फोर्स से अर्थ भी इस लॉन्च व्हीकल को क्या करती है, पुश करती है। और इस वजह से ये जो लॉन्च व्हीकल है ये ऊपर की ओर फ्लाई कर पाता है, और ग्रेविटी को क्रॉस करता हुआ यह इस सैटेलाइट को स्पेस में किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में जाकर क्या कर देता है, लॉन्च कर देता है। और जो इंटरनल कंबशन रॉकेट इंजन होता है, इसी के आधार पर जो लॉन्च व्हीकल है उसकी क्या है, कई जनरेशन है। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर SLV हो जाएगा, ASLV हो जाएगा, इनमें ये SLV, ASLV, PSLV एंड क्या हो जाएगा, GSLV हो जाएगा। इंडिया में जो SLV एंड ASLV है ये एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल्स थे, और PSLV एंड GSLV आर द वर्किंग लॉन्च व्हीकल्स इन इंडिया। राइट? अब in this lecture what we have to study, we have to study generations, right? Generations, or we can say that types of launch vehicles, right? तो हमको लॉन्च व्हीकल्स की जो जितनी भी जनरेशंस हैं, राइट, उनको पढ़ना है। साथ ही साथ लॉन्च व्हीकल की जो जनरेशंस हैं उनको पढ़ना है। साथ ही साथ हमको यह हम कह सकते हैं कि जो लॉन्च व्हीकल हैं उनके कितने टाइप होते हैं उसको भी हमको समझना है। राइट? तो मैं आपको यहाँ पर पहले शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर हम इसको जो है डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। राइट? तो अगर हम देखें तो इन कॉस्पर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई।
राइट। और इनकॉस्पर का जब 1962 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एट दैट टाइम इनकॉस्पर डिड नॉट हैव प्रीवियस रिसर्च और मैन पावर और फंडिंग, राइट। देयरफॉर इनकॉस्पर ने, राइट, लॉन्च व्हीकल की स्टडी के लिए यूएसए से नाइक एपोस को क्या किया था, परचेज किया था, और जिसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। सो नाइक एपोस वाज साउंडिंग रॉकेट इंजन विच वाज परचेज फ्रॉम नासा, राइट। और इसको इंडिया के तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। एंड नाइक एपोस वाज सक्सेसफुली टेस्टेड इन 1963 फ्रॉम तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। और यहीं से जो भी हमको एक्सपीरियंस मिला था, उससे ही फिर इंडिया में जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो डेवलप हुए हैं। फिर जो है इनकॉस्पर बेहतर तरीके से कार्य कर सके, देयरफॉर इनकॉस्पर वाज रीस्टैब्लिश्ड ऑन 15th of August 1969 एज इसरो। और इसरो ने अपने इस्टेब्लिशमेंट से ही इंडिया में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया था। एंड आफ्टर 1969, राइट, तो 1969 में इसरो जो है इस्टेब्लिश हुआ था, और 10 इयर्स में इसरो ने जो लॉन्च व्हीकल था उसको डेवलप भी कर लिया था, राइट। इन 1979 इसरो डेवलप्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हालांकि इसकी जो फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लाइट थी वो अनसक्सेसफुल रही थी, और इसकी जो थर्ड फ्लाइट थी वो सक्सेसफुल रही थी। देयरफॉर SLV इज आल्सो नोन एज SLV-3। तो हुआ क्या था कि SLV डेवलप हो चुका था 1979 में, एंड इट हैज 4 स्टेजेस। हाउ मेनी? इट हैड 4 स्टेजेस, और जो सारी की सारी जो स्टेजेस थी वो कैसी थी, सॉलिड थी, अर्थात सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज किया गया था। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी थी वो 40 kg थी, और ये 40 kg के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में कैपेबल था। क्लियर? अब उसके बाद में चूंकि 40 kg का जो सैटेलाइट होता है उसमें हम अधिक से अधिक कैमरा या राडार जैसे इक्विपमेंट्स को फिट नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर हमारे पास में ऐसा लॉन्च व्हीकल होना चाहिए जो हैवी वेट सैटेलाइट को लॉन्च करने में कैपेबल हो, राइट। तो जो SLV है उसकी कैपेसिटी को या उसकी पेलोड कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जो SLV था उसमें 2 एक्स्ट्रा क्या लगा दिए गए, बूस्टर लगा दिए गए, राइट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बूस्टर हो जाएंगे। इसमें कोई भी बूस्टर नहीं है, सो 2 boosters वर एडेड टू SLV। देयरफॉर दिस व्हीकल इज नोन एज आगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जैसे ही इसमें 2 बूस्टर्स लगाए गए तो इट हैड 5 स्टेजेस, राइट। SLV हैड ऑलरेडी 4 स्टेजेस, और 5th स्टेजेस में 2 बूस्टर्स लग गए, और जो 5 की 5 स्टेज थी वो कैसी थी, सॉलिड थी, विच मीन्स हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन फ्यूल वाज यूज्ड इन ASLV। और जब इसकी 5 स्टेजेस हुई थी इसकी पेलोड कैपेसिटी 40 से इंक्रीज होकर 150 हो गई, और यह 150 kg के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में कैपेबल था। उसके बाद में हमने देखा था कि डॉक्टर नंबी नारायण डेवलप्ड विकास इंजन इन 1993। सो हम कह सकते हैं कि वी हैड लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी इन 1993, और इसी का यूज करके जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप हुआ उसका नाम क्या हो जाएगा, PSLV हो जाएगा। तो पोलर ऑर्बिट में, राइट, किसमें, पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV डेवलप किया गया। और PSLV में कुल कितनी स्टेजेस थी, तो देयर वर 4 स्टेजेस, बट द डिफरेंट थिंग इज दैट कि जहां SLV और SLV में जो जितनी भी स्टेज थी वो सॉलिड थी, तो वहीं PSLV में 2 स्टेज जो थी, फर्स्ट एंड थर्ड क्या थी, सॉलिड थी, एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या थी, जो थी लिक्विड थी। तो इस तरीके से 2 स्टेजेस सॉलिड थी एंड 2 स्टेजेस क्या थी, लिक्विड थी, और इनकी वजह से PSLV की जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, राइट। और PSLV के कई वेरिएंट्स हैं, जैसे ये यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं ये PSLV XL की है, राइट। सो देयर आर 6 वेरिएंट्स ऑफ PSLV जेनरिक, PSLV DL, PSLV कोरालोन, PSLV XL, PSLV QL, PSLV 3S। तो ये स्टेजेस को हम जो है बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखिए PSLV इज केपेबल ऑफ लॉन्चिंग हैवी सैटेलाइट्स इन पोलर ऑर्बिट
बट अगर हमको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, या हम ये कहें कि 35,786 किलोमीटर की हाइट पर अगर हमको सैटेलाइट लॉन्च करना हो, सो वी डिड नॉट हैव दैट कैपेसिटी। Therefore, इंडियन गवर्नमेंट परचेज्ड क्रायोजेनिक इंजन फ्रॉम रसिया, और हमने क्रायोजेनिक इंजन का यूज करके GSLV को डेवलप कर लिया था 2001 में। तो GSLV मार्क फर्स्ट को डेवलप कर लिया गया था 2001 में, बट उसमें रसियन क्रायोजेनिक इंजन था। फिर 2014 को, इन 2014 वी हैव डेवलप्ड GSLV, और GSLV में जो स्टेजेस की संख्या थी वो अब कितनी बची? देयर वर 3 स्टेजेस, या देयर आर 3 स्टेजेस इन GSLV मार्क सेकेंड एज वेल एज GSLV मार्क 3। और इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो सॉलिड है, सेकेंड क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड जो स्टेज है वो इसकी क्या हो जाएगी? क्रायोजेनिक स्टेज हो जाएगी। अर्थात इसमें द रॉकेट इंजन विच वर्क्स एट वेरी लो टेम्परेचर, अर्थात क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया था GSLV मार्क सेकेंड में। फिर 2007 में हमारे पास में क्रायोजेनिक इंजन विद 7.5 पावर का था, राइट। और जब क्रायोजेनिक इंजन को और अच्छे से डेवलप किया गया तो हमारे पास में वर्तमान में है GSLV मार्क 3, जिसकी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें 3 स्टेजेस हैं, और इसकी फर्स्ट स्टेज सॉलिड, फिर लिक्विड, एंड थर्ड क्या हो जाएगी? इसकी जो स्टेज हो जाएगी वो क्रायोजेनिक स्टेज है, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज बाहुबली ऑफ इंडिया, राइट। तो ये यहाँ पर GSLV मार्क 3, इसके साथ ही इंडिया जो है RLV को विकसित कर रहा है। किसको? रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च यूजन को जो है डेवलप कर रहा है। क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि मैंने बताया था कि जो रॉकेट जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई पर जाता है और जैसे जैसे जो स्टेजेस होती हैं उनका फ्यूल जो है उसका कंबूसन हो जाता है, तो वो स्टेजेस क्या होती हैं? अलग हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले ये स्टेज अलग हो जाएगी, फिर ये स्टेज अलग हो जाएगी, फिर ये, और आखिरी में जाकर जो है इतनी जो है ये जाकर जो है कहाँ पर? ऑर्बिट में पहुंचता है। और ये पूरा का पूरा जो जितना भी व्हीकल होता है ये डिसमेंटल होकर किसी ओशियन में जाकर गिर जाता है। विच मीन्स दैट अगर हमको नेक्स्ट टाइम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना हो, देन अगेन हम इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके अगेन नया क्या करते हैं? लॉन्च व्हीकल बनाते हैं, और फिर उससे सैटेलाइट क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। और इस तरीके से एक फ्लाइट में लगभग 250 to 300 करोड़ का जो है इतनी क्या होती है? इसके लिए फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है। तो समझिए इसका सीधा सा मतलब हुआ, इफ इसरो हैज टू लॉन्च अ सैटेलाइट देन इट विल कॉस्ट 200 to 300 ओनली, और इसमें भी सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, केवल और केवल लॉन्च करने में इतनी कॉस्ट आ जाएगी। तो यदि हमारे पास में एक ऐसा लॉन्च व्हीकल हो जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करके अगेन हमारे पास में आ जाए, तो ये जो कॉस्टिंग है इस कॉस्टिंग को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने जनरल साइंस में पूरा का पूरा जो है हम कितने जो है लॉन्च व्हीकल्स को पढ़ेंगे इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। नाउ which type of questions would be asked from this topic? So definitely at first you need to remember the generation, right? जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट जनरेशन का लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, सेकेंड का, ये थर्ड का, और GSLV फोर्थ जनरेशन का लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। सो एट फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर द जनरेशन। सेकेंड आपको हर किसी की क्या याद रखनी? पेलोड कैपेसिटी याद रखनी है। थर्ड क्या हो जाएगा? नोटेबल क्या हो जाएगा? पोलेड, राइट। तो जो नोटेबल पेलोड हो जाएगा, राइट, वो याद रखना है। जैसे SLV ने रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च किए हैं, ASLV ने एक्सटेंडेड रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट को लॉन्च किए हैं, PSLV से मंगलयान को लॉन्च किया गया है, राइट। मिसर्स मार्स ऑर्बिटर मिशन और जो है MOM को लॉन्च किया गया, चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया है, GSLV से चंद्रयान सेकेंड को लॉन्च किया गया है। तो नोटेबल पेलोड याद रखने। चौथी चीज, किस जो लॉन्च व्हीकल है उसमें कितनी स्टेजेस थी वो आपको याद रखनी है, फिर उनमें कौन कौन सा फ्यूल था या कौन सा प्रोपेलेंट था। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, राइट। बट डोंट वरी, हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको इस लेक्चर में ही पूरी की पूरी चीजें याद हो जाएंगी। बस आप मेरे साथ में जो है पढ़ते रहिए, राइट। एक बार मैंने आपको पूरा का पूरा जो है समझा दिया है, अगेन हम इनको बहुत ही डेप्थ में और जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको पढ़ते हुए इसको कवर करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर SLV के बारे में। व्हाट इज द फुल फॉर्म?
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो हम सीधा कह सकते हैं कि द व्हीकल विच इज यूज्ड टू लॉन्च सैटेलाइट्स इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। और इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया पहला लॉन्च व्हीकल क्या हो जाएगा, SLV हो जाएगा। तो SLV को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। तो SLV was developed by इसरो। और SLV में कितने स्टेजेस थी, 4 स्टेजेस थी, राइट। दिस इज फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड दिस इज फोर्थ स्टेज। तो SLV में कितनी स्टेजेस थी, देयर वर 4 स्टेजेस इन SLV और चारों की चारों क्या थी, सॉलिड थी। तो SLV को डेवलप किया गया इसरो के द्वारा। इसमें 4 स्टेजेस थी, चारों की चारों स्टेजेस क्या थी, सॉलिड थी, जिसमें HTPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन जो है फ्यूल का यूज किया गया था। और इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी थी, राइट। इट हैड कैपेसिटी टू लॉन्च 40 kg सैटेलाइट इनटू 400 किलोमीटर लॉन्ग ऑर्बिट, राइट। अब अगर हम देखें तो इसका टेन्योर कब से कब तक है, तो दरअसल इसको डेवलप इसरो ने कर लिया था 1979 में और इसकी जो लास्ट फ्लाइट थी वो थी 1983 में। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टेन्योर था वो 1970 से 1983 के बीच में था। और इससे रोहिणी सीरीज के जो सैटेलाइट थे उनको लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का फर्स्ट जनरेशन का क्या हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। क्लियर। तो कुल मिलाकर अब इसके बारे में और माइन्यूट डिटेल्स की बात करते हैं। तो यह इंडिया का क्या था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। तो यह फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था और इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो कब थी, 10 अगस्त 1979 को इसकी पहली फ्लाइट थी, जो कि कैसी रही थी, पार्शियली सक्सेसफुल रही थी। फिर 18 जुलाई 1980 को इसकी सेकेंड फ्लाइट थी, राइट। और जिससे रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को क्या किया गया था, लॉन्च कर दिया गया था। और इसने रोहिणी सीरीज की जो रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को ऑर्बिट में क्या कर दिया था, प्लेस कर दिया गया था, राइट। और इसके साथ ही जो SLV है, SLV की जो पहली फ्लाइट थी वो पार्शियली सक्सेसफुल थी और टोटली सक्सेसफुल कौन सी थी, सेकेंड फ्लाइट, राइट, 18 जुलाई 1980 को, राइट। और जैसे ही SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को अपनी ऑर्बिट में लॉन्च किया था, उसके साथ ही इंडिया बिकेम द 6th मेंबर, राइट, इंडिया बिकेम द 6th मेंबर ऑफ स्पेस क्लब, जिनके पास में खुद के लॉन्च व्हीकल थे, राइट। इससे पहले अमेरिका, रसिया, फ्रांस, जापान, चाइना हैड लॉन्च व्हीकल्स, राइट। और इसके बाद में इंडिया बिकेम 6th कंट्री जिसके पास में अपना खुद का क्या था, लॉन्च व्हीकल था। फिर रोहिणी रोहिणी RS-D2 वाज द लास्ट फ्लाइट ऑफ द SLV-3, राइट। और जिसने 17 अप्रैल 1983 को जो है किसको, रोहिणी RS-D2 को क्या किया था, सक्सेसफुली लॉन्च किया था। और यह इसकी क्या थी, 4th और फाइनल क्या थी, फ्लाइट थी। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं ASLV में। तो देखिए SLV की जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, SLV कुड लॉन्च 40 kg सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। और चूंकि जो 40 kg सैटेलाइट होता है उसमें हम राडार्स है या कैमरास है या कई इक्विपमेंट्स को जो है फिट नहीं कर सकते हैं, राइट। और अगर हम सभी इक्विपमेंट्स को सैटेलाइट में फिट करेंगे देन उस सैटेलाइट का वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। विच मीन्स दैट यदि हमको अच्छा क्वालिटी का सैटेलाइट लॉन्च करना है देन डेफिनेटली जो सैटेलाइट है उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ज़्यादा वेट के सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमारे पास में लॉन्च व्हीकल नहीं था। इसीलिए जो इसरो के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि चूंकि जो SLV था और उसमें कोई भी बूस्टर्स नहीं थे, देयरफॉर SLV में 2 एक्स्ट्रा क्या लगाए गए, बूस्टर्स लगाए गए, ये यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो 2 boosters were added to the satellite launch vehicle और SLV, therefore इसका नाम क्या रखा गया है, augmented। दिस वॉज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, एक्चुअली जो SLV था उसमें ही 2 बूस्टर्स लगाए गए थे। तो जब SLV में 2 बूस्टर्स लगाए गए उसी से ASLV क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। अर्थात इसका डेवलपमेंट भी इसरो के द्वारा किया गया है। और इसमें जो टोटल स्टेजेस हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और
चूंकि इसकी स्टेजेस की संख्या 5 हो जाएगी और 5 की पांचों जो स्टेजेस हैं वो सॉलिड हैं, विच मीन्स HTPV हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन वाज यूज्ड एज प्रोपेलेंट। अब चूंकि इसमें फिफ्थ स्टेज के रूप में 2 बूस्टर्स को लगाया गया था, इस वजह से इसकी पेलोड कैपेसिटी अब 40 kg से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 50 kg हो गई, और यह 50 kg के सैटेलाइट को 400 किलोमीटर हाइट पर जो ऑर्बिट है उसमें प्लेस करने में कैपेबल था। इसका टेन्योर कब से कब तक का हो जाएगा, 1987 से 1994 के बीच में। तो इसको डेवलप कर लिया गया था 1987 में और इसकी जो लास्ट फ्लाइट थी वो 1994 में थी। तो ये इसका टेन्योर हो जाएगा। इसके द्वारा जो रोहिणी सीरीज के जो एक्सटेंडेड रोहिणी सीरीज, ध्यान रखना यहाँ पर, दिस इज द डिफरेंस, राइट। रोहिणी सीरीज सैटेलाइट वर लॉन्च्ड बाय SLB बट एक्सटेंडेड रोहिणी सीरीज सैटेलाइट वर लॉन्च्ड बाय ASLB। और ये इंडिया का क्या था, सेकेंड जनरेशन, किसका, दिस वाज द सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। अब हम इसके बारे में और माइन्यूट डिटेल पढ़ते हैं, राइट। तो चूंकि SLB में ही 2 बूस्टर्स लगाए गए थे, देयरफॉर इट इज द आगमेंट फॉर्म ऑफ द SLB। साथ ही साथ इसकी कितनी फ्लाइट थी, देयर वर, राइट, इसकी जो थी 4 डेवलपमेंटल जो फ्लाइट्स थी, राइट, उनको लॉन्च किया गया था। इसकी जो पहली 2 फ्लाइट्स थी, द फर्स्ट 2 फ्लाइट्स वर अनसक्सेसफुल और इसकी जो लेटर 2 फ्लाइट्स थी वो क्या थी, सक्सेसफुल थी। अगर हम देखें तो 24 मार्च 1987 को ASLB D1 जो कि क्या थी, अनसक्सेसफुल रही। 13 जुलाई 1989 को इसकी सेकेंड फ्लाइट थी जो कि अनसक्सेसफुल रही थी। बट 20 मई 1992 को, राइट, 20 मई 1992 को ASLB D3 से सोर्स C1 सैटेलाइट को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था एंड इट वाज सक्सेसफुल फ्लाइट। फिर 1994 में ASLB D2 के द्वारा सोर्स C2 को लॉन्च किया गया था एंड इट वाज आल्सो सक्सेसफुल फ्लाइट ऑफ ASLB। चलिए अब उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, PSLB की। तो PSLB में यहां पर P का मतलब क्या होता है, P स्टैंड फॉर पोलर। पोलर मतलब क्या होता है कि जब कोई सैटेलाइट किसी अर्थ के दोनों पोल्स के रिगार्डिंग क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो उसकी ऑर्बिट को ही क्या कहा जाता है, पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। और पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप किया गया है उसको ही क्या कहा जाता है, PSLB कहा जाता है, राइट। तो पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल है उसको ही क्या कहा जाता है, PSLV कहा जाता है। PSLV का डेवलप किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। और मैंने बताया है कि इन 1993 एंड 4 जो था डॉक्टर नेम्बी नारायण डेवलप्ड विकास इंजन, और विकास इंजन का यूज किसमें किया गया था, PSLV में किया गया था। तो PSLV को डेवलप किया गया इसरो के द्वारा और इसमें स्टेजेस की संख्या कितनी है, 4 है। SLB में 4 थी, ASLB में 5 हो गई और PSLV में फिर कितनी बची, 4 बची। और इसकी जो 4 की 4 स्टेज है वो सॉलिड नहीं है, बल्कि इसकी 2 स्टेज क्या है, सॉलिड है, और 2 स्टेज क्या है, लिक्विड है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, अब यहां से आप एग्जाम में याद रखें, दिस में बी आस्क्ड एज अ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट। द सेकेंड स्टेज ऑफ PSLV इज सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, नन ऑफ द एबव। तो आपको क्लियरली ये याद रखना है, देयर आर 4 स्टेजेस इन PSLV। फर्स्ट स्टेज इज सॉलिड और इसमें हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का यूज किया गया है। सेकेंड स्टेज हो जाएगी लिक्विड, जिसमें अनसिमेट्रिकल डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का यूज ऑक्सीडाइजर के रूप में किया गया है। थर्ड स्टेज क्या हो जाएगी, अगेन सॉलिड हो जाएगी, जिसमें हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का यूज किया गया है। एंड फोर्थ फिर क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी, UDMH प्लस का क्या हो जाएगा, N2O4 हो जाएगा। और यह है, दिस इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। क्लियर। अब अगर हम इसके बारे में देखें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इसका नाम PSLV क्यों दिया गया है, तो मैंने अभी आपको बताया है, राइट। PSLV was developed for the purpose of placing heavy satellite, right, heavy satellite in polar orbits
राइट। तो इसको पोलर ऑर्बिट्स में हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। और PSLV के अब तक जो है 53 लॉन्चेस जो हैं हो चुके हैं, और 53 लॉन्चेस में इसके केवल और केवल 2 लॉन्च ऐसे हैं जो क्या रहे हैं, अनसक्सेसफुल रहे हैं, विच मीन्स दैट मोर देन 51 राइट, मोर देन 51 फ्लाइट्स आर सक्सेसफुल, राइट। तो अब तक इसके 53 लॉन्चेस हैं जिसमें से 51 सक्सेसफुल रहे हैं, ओनली 2 क्या हैं, अनसक्सेसफुल रहे हैं। देयरफॉर इट हैज मोर देन 95% ऑफ जो है सक्सेसफुल रेशियो, और इसी वजह से इसको दुनिया का सबसे क्या माना जाता है, रिलायबल माना जाता है। सो इट इज द मोस्ट रिलायबल लॉन्च व्हीकल एंड पॉपुलर लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। तो दुनिया में किसी भी स्पेस एजेंसी के पास में ऐसा लॉन्च व्हीकल नहीं है जिसका सक्सेस रेट PSLV से ज्यादा हो, राइट। सो द सक्सेस रेट of the PSLV is maximum, therefore it is the most reliable and popular launch vehicle of India as well as world। और इसीलिए इसरो का क्या कहा जाता है, वर्क हॉर्स कहा जाता है, क्योंकि PSLV के माध्यम से इंडिया ने कई सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, मंगलयान को लॉन्च किया है, मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान को लॉन्च किया है, चंद्रयान को लॉन्च किया है, इसलिए इसको वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको कहां पर डेवलप किया गया है, VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में इसको जो है लॉन्च किया गया है। फिर जो इसकी लेटेस्ट फ्लाइट है वो 28 फरवरी 2021 को थी, राइट, जिससे C-21 से अमेजोनिया जो सैटेलाइट था उसको लॉन्च किया गया था। नाउ जो PSLV है, PSLV की कई फ्लाइट्स हैं, और फ्लाइट्स को लॉन्च करने के लिए PSLV के कई वेरिएंट्स को भी जो है डेवलप किया गया है। PSLV हैज 6 वेरिएंट्स, तो उन सभी 6 वेरिएंट्स के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, PSLV-G, एंड G स्टैंड्स फॉर जेनरिक। तो देखिए PSLV-G और PSLV जेनरिक वर्जन इज द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ PSLV। तो PSLV-G PSLV का क्या है, स्टैंडर्ड वर्जन है, राइट। और इस स्टैंडर्ड वर्जन में इसमें क्या है, 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं, राइट। ये जहां पर भी शब्द आएगा स्ट्रैप, ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं, राइट। तो जो PSLV है, PSLV-G जो है PSLV का क्या है, स्टैंडर्ड वर्जन है, और इसमें 6 स्ट्रैप्स ऑन बूस्टर्स जो हैं लगे हुए हैं, और यह है 650 kg के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में या SSO में क्या कर देता है, प्लेस कर देता है। तो इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, यह 650 kg के सैटेलाइट को SSO में क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। और PSLV C-35 जो है PSLV-G, ये जेनरिक वर्जन की क्या थी, लास्ट फ्लाइट थी, जिससे 26 सितंबर को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, क्लियर। तो PSLV-G PSLV का क्या हो जाएगा, जेनरिक वर्जन हो जाएगा, जिसमें देयर आर 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, और यह 650 kg के सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। इसकी लास्ट फ्लाइट क्या थी, PSLV C-35, क्लियर। नेक्स्ट हो जाएगा PSLV-CA। CA विच मीन्स हो जाएगा कोर अलोन, क्या हो जाएगा, कोर अलोन हो जाएगा। अगर हम ये जो PSLV है, इस PSL की ये जो आपको दिख रहे होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक इसके लास्ट में, तो यदि इन 6 बूस्टर्स को हटा दें तो क्या बचेगा, केवल और केवल कोर बचेगा। तो PSLV के अगर हम सारे बूस्टर्स को क्या कर दें, हटा दें, तो वो क्या क्या कहलाएगा, CA वर्जन कहलाएगा। तो PSLV-CA स्टैंड्स फॉर कोर अलोन, अर्थात जो PSLV-CA है इसमें से जो 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको मोर पावरफुल बनाया जाता है, राइट। एंड इट हैज पेलोड कैपेसिटी ऑफ 1100 किलोग्राम इनटू SSO और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर PSLV XL, और XL का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज। सो PSLV XL और एक्स्ट्रा लार्ज इज द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ PSLV, राइट। और जो PSLV है इसमें कितने 6 स्ट्रैप्स ऑन बूस्टर्स क्या हैं, लगे हुए हैं। तो PSLV XL
PSLV का मोस्ट पावरफुल वर्जन है। इसमें 6 स्टेप्स ऑन बूस्टर्स लगे हुए हैं और इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है, तो इट कैन लॉन्च 750 kg सैटेलाइट राइट इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट राइट, और साथ ही साथ ये इसकी क्या हो जाएगी, पेलोड कैपेसिटी है। और साथ ही साथ इसरो ने अभी तक जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पेस मिशंस हैं वो PSLV XL से ही क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो चंद्रयान फर्स्ट राइट, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो चंद्रयान फर्स्ट को 22 अक्टूबर 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को किससे, PSLV C11 से क्या किया गया है, लॉन्च किया गया। और दरअसल C11 जो फ्लाइट थी वो किसकी थी, PSLV XL की थी। फिर वहीं PSLV C25 के माध्यम से PSLV XL के द्वारा मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, किससे, PSLV XL से। क्लियर। चलिए अगला हो जाएगा यहां पर PSLV DL, और DL का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, डुअल राइट। तो PSLV डुअल हैज सेकेंड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। तो ये अब सही स्पेलिंग आ गई है, अगर आप रनिंग नोट्स बना रहे हैं तो स्टेप ये सुधार लेना, ठीक है, ये सही स्पेलिंग हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पर PSLV DL मतलब क्या हो जाएगा, डुअल। तो PSLV डुअल हैज ओनली 2 स्टेप ऑन बूस्टर्स, तो चूंकि DL का मतलब क्या हो जाएगा, 2, तो PSLV DL हैज ओनली 2 स्टेप ऑन बूस्टर्स। और इसकी जो पहली फ्लाइट थी वो कौन सी हो जाएगी, PSLV C44। तो PSLV C44 जिससे माइक्रोसैट R कलामसैट V2 जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो PSLV C44 वाज द फर्स्ट लॉन्च ऑफ द PSLV DL, जिसको 24 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया है। और PSLV C44 से माइक्रोसैट R और कलामसैट V2 को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है राइट। फिर PSLV QL हो जाएगा, QL का मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल अर्थात 4। तो PSLV QL हैज 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, और इसकी जो पहली फ्लाइट थी वो कब लॉन्च की गई थी, 1 अप्रैल 2019 को, और इसकी पहली फ्लाइट थी PSLV C45। अब अगला हो जाएगा PSLV 3S। 3S का मतलब क्या हो जाएगा, 3 स्टेज। देखिए जो PSLV के जितने भी वर्जन हैं उनमें कितनी स्टेजेस हैं, 4, देयर आर 4 स्टेजेस, फर्स्ट सॉलिड देन लिक्विड देन सॉलिड देन लिक्विड। बट अब इसकी जो सेकेंड स्टेज है राइट, जो कि क्या है, लिक्विड स्टेज है। तो PSLV की जो 3S वेरिएंट है ये अभी डेवलपिंग फेज में है। इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए होंगे, साथ ही साथ इसकी जो सेकेंड स्टेज है वो रिमूव कर दी जाएगी, विच मीन्स PSLV 3S में केवल कितनी स्टेजेस बचेंगी, 3 स्टेजेस बचेंगी राइट। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं GSLV मार्क फर्स्ट, या जिसको क्या कहा जाता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए जो PSLV है तो पोलर ऑर्बिट में, कहाँ पर, पोलर ऑर्बिट में। तो पोलर ऑर्बिट में, ठीक है, पोलर ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए वी हैव PSLV, बट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जब किसी सैटेलाइट को 35,786 किलोमीटर, और वी कैन से दैट एट द हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो उसकी ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और इंडिया की किसी भी जो लॉन्च व्हीकल है उसमें यह पेलोड कैपेसिटी नहीं है कि वह किसी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर की हाइट पर लॉन्च कर सके, क्योंकि इसके लिए स्पेशल इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात ऐसे लॉन्च व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है जो कम से कम फ्यूल को कंज्यूम करे और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को जो है ट्रेवल कर सके। और ऐसी टेक्नोलॉजी पॉसिबल है किससे, क्रायोजेनिक इंजन से राइट। सो क्रायोजेनिक इज अ कॉम्प्लेक्स रॉकेट इंजन विच वर्क्स एट वेरी लो टेम्परेचर राइट। तो इंडिया में जियो स्टेशनरी, किसमें, इंडिया में जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्च व्हीकल डेवलप किया गया है उसका नाम क्या हो जाएगा, GSLV हो जाएगा राइट। तो GSLV को डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, और इसमें कितनी स्टेजेस हैं, 3, SLV में थी 4,
ASLV में हो गई 5, फिर PSLV में बची 4, और फिर GSLV में केवल और केवल कितनी, 3। तो GSLV है 3 स्टेजेस, और जो उसकी पहली स्टेज है दैट इज सॉलिड, और इसमें HTPB का यूज किया गया है। सेकेंड हो जाएगी लिक्विड, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और जो थर्ड स्टेज है उसमें किसका यूज किया गया है, क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया है। और क्रायोजेनिक इंजन में जो है माइनस का 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड हाइड्रोजन का और माइनस का 183 डिग्री पर लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। और ये क्या है, 4th जनरेशन का क्या हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हो जाएगा। अब ये इसको मार्क 1 क्यों कहते हैं, राइट। तो देखिए इसकी जो पहली सक्सेसफुल फ्लाइट थी वो 2001 में ही थी, बस अंतर ये कि इसमें रसियन क्रायोजेनिक इंजन था, राइट। तो इसमें रसियन क्रायोजेनिक इंजन था और इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया था 2001 में। अब रसियन क्रायोजेनिक इंजन के आधार पर इसरो के साइंटिस्ट ने इंडिजीनियसली जो क्रायोजेनिक इंजन था उसको डेवलप किया। मतलब PSLV फर्स्ट में और PSLV मार्क सेकेंड में कोई अंतर नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो GSLV मार्क फर्स्ट है उसमें रसियन क्रायोजेनिक इंजन है। कौन सा, रसियन क्रायोजेनिक इंजन है। एंड GSLV मार्क सेकेंड में कौन सा रॉकेट इंजन है, इंडियन क्रायोजेनिक इंजन है, राइट। तो GSLV मार्क सेकेंड को भी इसरो ने डेवलप किया है। इसमें भी 3 स्टेजेस हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। फर्स्ट सॉलिड, देन लिक्विड, और थर्ड क्या हो जाएगा, क्रायोजेनिक स्टेज है, राइट। और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 25,000 kg। GTO मतलब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, और 5000 kg को लो अर्थ ऑर्बिट में। तो आप यकीन मानिए, राइट, जो हमारा SLV था, SLV केवल और केवल 40 kg के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में केपेबल था, और वहीं GSLV मार्क सेकेंड 5000 किलोग्राम के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है। अब जो GSLV मार्क सेकेंड है उसके नोटेबल पेलोड याद रखना क्या हो जाएगा, GSAT-14, GSAT-19, और GSAT-19 जो है सार्क देशों के लिए छोड़ा गया था, इसलिए इसको सार्क सैटेलाइट भी कहते हैं। तो GSAT-9 को 5 मई 2017 को लॉन्च किया गया था सार्क कंट्रीज के लिए। तो GSAT-14 और यहाँ पर ये 19 है, ओके, GSAT-19। तो GSAT-14 और GSAT-19 को GSLV मार्क सेकेंड से लॉन्च किया गया था, और इसका निकनेम क्या हो जाएगा, नोटी बॉय। इसको क्या कहा जाता है, द निकनेम ऑफ GSLV मार्क सेकेंड इज नोटी बॉय। नाउ वी विल मीट बाहुबली और फैट बॉय। दिस इज आल्सो नोन एज बाहुबली। क्यों, इसको समझते हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि GSLV मार्क सेकेंड और GSLV मार्क 3 में क्या अंतर था। अंतर केवल और केवल किसका है, क्रायोजेनिक इंजन का है, राइट। GSLV मार्क सेकेंड में 7.5 पावर का क्या था, क्रायोजेनिक इंजन था। तो वहीं GSL मार्क 3 में क्रायोजेनिक इंजन 20 था, राइट। ये इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि क्रायोजेनिक इंजन के साथ में GSLV मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड और मार्क थर्ड तीनों को डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। तीनों में कितनी स्टेजेस हैं, 3 हैं। पहली सॉलिड है, सेकेंड लिक्विड है, और थर्ड क्या हो जाएगी, क्रायोजेनिक स्टेज हो जाएगी। अंतर इतना है कि GSLV मार्क सेकेंड में क्रायोजेनिक इंजन 7.5 है, और GSLV मार्क 3 में क्रायोजेनिक इंजन क्या है, 20 है। क्लियर। और कैपेसिटी में भी अंतर है, राइट। GSLV मार्क सेकेंड की पेलोड कैपेसिटी है 5000 kg इंटू LEO, और वहीं जो GSLV मार्क 3 है वो 8000 कितना, 8000 किलोग्राम के सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकता है। और यह है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। इसमें भी इंडियन क्रायोजेनिक इंजन का क्या किया गया है, यूज किया गया है, और यह भी 4th जनरेशन का क्या हो जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और इससे चंद्रयान सेकेंड को जो है लॉन्च किया गया था, और फ्यूचर में गगनयान को इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर दिस इज आल्सो नोन एज बाहुबली ऑफ इंडिया। ठीक है।
उसका कारण एक ये भी है कि 2017 में ही बाहुबली क्या हुई थी, रिलीज हुई थी, और 2017 में ही इसको सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया गया था, देयरफॉर इसको मीडिया के द्वारा बाहुबली भी कहा जाता है। अब जो GSLV Mark 3 है उसकी फ्लाइट्स को हम देखते हैं। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, राइट, उसको सबसे पहले जो है 18 दिसंबर 2014 को क्या किया गया था, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, राइट। और केयर मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक एंट्री क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, जो कि क्या था, सक्सेसफुल था। फिर GSLV Mark 3 की जो पहली फ्लाइट थी वो कौन सी थी, D1, जिससे 5 जून 2017 को किसको, सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर ये GSAT-19 है, दरअसल ये आप थोड़ा चेक कर लेना, राइट, और जो कि सक्सेसफुल रही है। फिर GSLV Mark 3 की जो सेकेंड फ्लाइट थी, राइट, वो 14 नवंबर 2018 को थी, जिसे GSAT-29 को जो है लॉन्च किया गया था। फिर GSLV Mark 3 M1 से 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान सेकंड को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, जो कि क्या था, सक्सेसफुल रहा था, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए ही GSLV को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। और यदि GSLV अगर अच्छे से वर्क करेगा तो दूसरी जो अदर कंट्रीज हैं उन पर हमारी डिपेंडेंस क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और वी कैन लॉन्च आवर इनसैट सीरीज एंड GSAT सीरीज सैटेलाइट्स यूजिंग GSLV Mark 3। चलिए अब हम जो है हमने 4th जनरेशन के जो है लॉन्च व्हीकल्स को स्टडी कर लिया है। नाउ वी विल स्टडी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, या जिसको क्या कहा जाता है, RLB कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जब सैटेलाइट, जैसे मैंने कहा कि सैटेलाइट होता है यहाँ पर सैटेलाइट रखा रहता है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, राइट, 5 हो, 7 हो, ये डिपेंड करता है कि कितने सैटेलाइट्स को जो है लॉन्च किया जा रहा है। अब जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो जब यहाँ से सैटेलाइट क्या होता है, जैसे जैसे लॉन्च व्हीकल आगे बढ़ना शुरू होता है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले जो बूस्टर्स हैं, राइट, जब इनका फ्यूल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ये जो बूस्टर्स होते हैं क्या होते हैं, अलग हो जाएंगे, राइट, और डिसमेंटल होकर किसी ओशियन में गिर जाएंगे। फिर जो सेकेंड स्टेज है ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो क्रायोजेनिक स्टेज है ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। और इस तरीके से हमने इसको बनाने में जो 252 जो 300 करोड़ है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ओशियन में जाकर वेस्ट चला जाता है, चाहे आपका जो है फ्लाइट सक्सेसफुल हो या ना हो। विच मीन्स दैट अगर आपको अगेन सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो फिर से पूरा का पूरा ये जो है लॉन्च व्हीकल आपको जो है डेवलप करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए यहाँ पर जो है फ्लाइट संख्या लिखते हैं, D1 है, D2 है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर D का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन और C का मतलब, जैसे PSLV C11, तो C का मतलब होता है कमर्शियल फ्लाइट, राइट। तो कमर्शियल फ्लाइट के लिए C11 मतलब PSLV का जो 11 भी फ्लाइट थी उससे जो था चंद्रयान फर्स्ट को जो है लॉन्च किया गया था, राइट। तो अगर हमको अगर एक भी सैटेलाइट लॉन्च करना होगा तो वी विल हैव टू स्पेंड 250 to 300 करोड़ रुपीस। और अगर इसको सेव करना है तो हमारे पास में एक ऐसा सैटेलाइट होना चाहिए जो कि स्पेस में जाकर इस सैटेलाइट को लॉन्च भी कर दे और हमारे पास में क्या हो जाए, वापस भी आ जाए, ताकि हम उसमें अगेन नया सैटेलाइट रखें और फिर उसको क्या कर दें, लॉन्च कर दें। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, राइट। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल या RLB। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLB को डेवलप किया जाएगा किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। इसमें सॉलिड स्टेज होगी, साथ ही साथ लिक्विड स्टेज भी होगी। और यह 1200 kg के सैटेलाइट को GTO में और 3800 kg के सैटेलाइट को लियो ऑर्बिट में क्या करता है, प्लेस कर सकता है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा कि ये जो कॉस्टिंग आती है किसी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप करने में, वह क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो अभी जो इसरो है वो RLB को डेवलप कर रहा है एंड इसरो डिड नॉट गेट अचीवमेंट टू डेवलप द RLB येट। तो जब ये डेवलप हो जाएगा तो आप इसको न्यूज़ के माध्यम से जो है नोट्स को आप अपडेट कर लेना, या मैं खुद एक वीडियो बना दूंगा, क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से जो
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं या लॉन्च व्हीकल्स की जो जनरेशंस हैं या डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हमने बहुत ही डीप में जाकर क्या किया है, स्टडी किया है। अब एक टॉपिक और छूट रहा है, उस टॉपिक को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, जीपीएस हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि नेविगेशन सबसे पहले क्या होते हैं, देखिए ऐसा सैटेलाइट सिस्टम जिसके माध्यम से नेविगेशन किया जाता है। नेविगेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि चाहे ओशियन में शिप हो या फिर एटमॉस्फेयर में क्या हो, एरोप्लेन हो, राइट। एरोप्लेन या शिप जो है वो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के आधार पर ही एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, राइट। और उनकी लाइव लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सामान्य रूप से आप समझिए, आप सबके मोबाइल में क्या है, जीपीएस है, और जीपीएस के माध्यम से हम किसी भी पर्सन की रियल टाइम पोजीशन को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। रियल टाइम का मतलब ये है कि अगर आज भोपाल में हैं आप, तो आपकी रियल टाइम जो लोकेशन होगी वो भोपाल होगी, और अगर आप कार से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस तरीके से, राइट। तो यदि आप कार से मूव कर रहे हैं तो आपकी लोकेशन भी रियल टाइम में क्या होगी, चेंज होगी, और एटलीस्ट आप कितनी वेलोसिटी से या कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं वो भी हमको पता चल जाए। तो नेविगेशन जो सैटेलाइट सिस्टम होता है, तो नेविगेशन सिस्टम से हम किसी भी व्यक्ति की रियल टाइम पोजीशनिंग जो है, रियल टाइम पोजीशन या रियल टाइम लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग करके हम नेविगेशन को भी इन्हांस कर सकते हैं, राइट। उसको ही क्या कहते हैं, नेविगेशन सिस्टम कहते हैं, राइट। तो जो नेविगेशन सिस्टम है, ये जो नेविगेशन सिस्टम है ये कैसा होता है, सैटेलाइट बेस्ड होता है। हालांकि यहाँ पर नेविगेशन जो शब्द है वो इस सिस्टम का सही नाम नहीं है। सही नाम क्या होना चाहिए, रियल टाइम पोजीशनिंग सिस्टम, बट इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, नेविगेशन सिस्टम। तो ऐसा सैटेलाइट सिस्टम जो कि रियल टाइम पोजीशनिंग या रियल टाइम लोकेशन जैसी सर्विसेज को या जीपीएस जैसी सर्विसेज को अवेलेबल कराता है, उसको ही नेविगेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और ये सैटेलाइट पर क्या होता है, बेस्ड होता है, जो कि रियल टाइम पोजीशनिंग जो है सर्विसेज को अवेलेबल कराता है। अब रियल टाइम पोजीशनिंग या नेविगेशन जो फैसिलिटी है वो दो तरीके से अवेलेबल कराई जाती है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ऐसा सैटेलाइट सिस्टम जो कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह रियल टाइम पोजीशनिंग और नेविगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है, उसको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। और अभी तक जो है 4 नेविगेशन सिस्टम है जो कि कैसे वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। सो देयर आर 4 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज जीपीएस जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यूएसए का है, ग्लोनास रसिया का है, बाइडू चाइना का है, और गैलीलियो कहाँ का हो जाएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि जब 1999 में कारगिल वार हुआ था, सो व्हेन वी आस्क्ड फॉर जीपीएस एक्सेस फ्रॉम यूएसए इन कारगिल वार, तो यूएसए डिनाइड अस। देयरफॉर 1999 से ही डिफेंस को मजबूत करने के लिए और वर्तमान समय में जोमेटो है या जो जितने भी रियल टाइम पोजीशनिंग जोमेटो जैसी सर्विसेज हैं, ऊबर जैसी सर्विसेज हैं, उनको इन्हांस करने के लिए भी इंडिया अपना इंडिजीनियसली नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर रहा है। बट इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है वो कैसा है, रीजनल है, अर्थात इंडिया पूरे वर्ल्ड में नेविगेशन फैसिलिटीज को अवेलेबल नहीं कराता है। ओनली कुछ ही इंडिया के जो नेबरिंग इंडिया और इंडिया के कुछ नेबरिंग स्टेट्स में ही यह या नेबरिंग एरिया में ही जो है जीपीएस के समान फैसिलिटीज अवेलेबल करा सकता है। तो दुनिया में इंडिया और जापान ऐसे 2 कंट्री हैं जो अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए गगन हो जाएगा जो कि इंडिया का है, फिर IRNSS हो जाएगा या नाविक हो जाएगा। इसको 2020 तक जो है लागू हो जाना चाहिए था, बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक और टेक्निकल एरर ये जो IRNSS है या नाविक है ये अभी तक लागू नहीं हो पाया। और QZSS ये कहाँ का हो जाएगा, जापान का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हो जाएगा। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड लॉन्च व्हीकल्स ऑफ इंडिया एज वेल एज नेविगेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।